करेगा अपनी ही वजह। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, वो इस शिकायत को लेके आते हैं कि हमारे बेटे को सुधार दीजिए। मैं कहता हूं भाई क्या तकलीफ है, ये रोज गिलास तोड़ता है, रोज प्लेट तोड़ता है। तो मैंने कहा आप सुधर जाइए। बेटे के बाप को कहता हूं या मां को कहता हूं, उसका तो स्वभाव है तोड़ने का फोड़ने का, जब तक कफ में है वो ये सब करेगा। सावधानी रखनी है क्या कि टूटे हुए कांच से वो अपने को चोट ना लगा दे, या टूटी हुई प्लेट से वो अपने को चोट ना लगा। आपको इतनी सावधानी रखनी है। तोड़ फोड़ नहीं रोक सकते आप, समझा सकते हैं, थोड़ा समझा के छोड़ दीजिए। मारना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कफ प्रकृति का सबसे महत्व का लक्षण है। उसके साथ अगर आपने कठोरता का व्यवहार किया तो जीवन भर के लिए वो बैठ जाता है, निकलता नहीं उसके पास। और माता पिता जो कि सबसे नजदीक है उसके, उनका व्यवहार अगर कठोरता का है तो वो तो बहुत तकलीफ देता है। तो मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है, अष्टांग हृदय के सूत्र का अपने परिवार में जरूर पालन करिए। बच्चों को डांटना, डपटना, मारना, पीटना, उनको किसी तरह की सजा देना, ये तो सबसे खराब। कई बार हम सजा दे देते हैं, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। स्कूल में, घरों में भी अब आ गया ये, स्कूल का दुर्गुण घरों में आ गया। स्कूल में टीचर ने कहा खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो, या मेडल बन जाओ, या तो मुर्गे बन जाओ। ये सबसे खराब। ये सारे की सारी प्रताड़ना उस बच्चे को खत्म कर देती है, बिगाड़ देती है, उसकी जिंदगी को दूसरे रास्ते पर ले। तो आप मत करिए, प्रताड़ित मत करिए, डांटना डपटना मत करिए, मारपीट तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको मारने का अधिकार ही नहीं है। कोई अधिकार नहीं है आपको मारने। वो भगवान की देन है, भगवान ने आपको दिया है उसको सहेजने और संवारने के लिए। तो अपने को धन्य मानिए कि हमको ईश्वर ने एक मौका दिया है, वरना करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे। मैं उनको देखता, रोते हैं पति पत्नी बैठ के मेरे सामने। क्या करें, 10 साल हो गया, 15 साल। जिनके पास कुछ नहीं है उनसे पूछिए कीमत क्या है। आपके पास भगवान ने दे दिया तो उसको सहेजिए, संभालिए। मारना, पीटना, ताड़ना देना, डांटना, डपटना, ये सब बंद है। और उनको होमवर्क के लिए तो कभी दबाव मत डालिए। होमवर्क करो, क्या होगा करके, मैंने बहुत कर लिया। जो होमवर्क उनको कराया जा रहा है जिंदगी के बिल्कुल काम का नहीं है। हाँ, फिर क्या करें उस पर चर्चा हो सकती है। इतना तो करिए कि पहले नहीं जो करना है वो ये, फिर क्या करना है उसमें से निकलेगा। भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो फिर ठीक है, अब हम क्या करें। तो उनको होमवर्क पे ज्यादा जोर नहीं। और ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्कूल वाली, कॉलेज वाली, इससे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। आप बोलिए मैं स्टाम्प पेपर पे लिख देता हूँ, 100 रुपए के पेपर पे, 500 रुपए के पेपर पे, 1000 रुपए का, या जितना महंगा आता हो 50,000 का, उस पर भी लिख देता हूं। जो स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, भले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, भले मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, वो जिंदगी में काम बिल्कुल नहीं आएगा। जो जिंदगी में काम आएगा वो कुछ और है। वो उनको समाज में से मिल रहा है, थोड़ा बहुत आपसे मिल रहा है, पड़ोसियों से मिल रहा है, उनके दोस्तों से मिल रहा है, सहयोगियों से मिल रहा है। वो और ही चीज है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल नॉलेज। वो उनको स्कूल कॉलेज में नहीं मिल रही है। इसलिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पे ज्यादा मारामारी मत करिए। और इस बात पे कभी गर्व मत करिए कि मेरे बेटे के 98% नंबर आ गए, 99% आ गए, तो मैं मान लेता हूं ये तो बेकार है। 99% आ गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्कूल और कॉलेज का कोई सिलेबस उसने रट्टू तोते की तरह से घिसा और क्लास में जाके लिख दिया। यही तो है ना, वो रट्टू तोता हो गया, पोपट हो गया। अब उसके दिमाग का विकास रुक जाएगा। मैं तो ऐसे बच्चों के देखकर बहुत खुश होता हूं जिनके माता पिता कहते हैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, उनका बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो 4 सब्जेक्ट का कचरा अभी तक दिमाग में घुसा नहीं, दिमाग खाली है अभी भी। उसको नई चीजें सिखाई जा सकती, बताई जा सकती। तो बच्चों को नंबर के लिए कभी प्रताड़ित मत करिए। उसके 99% आए इसकी अपेक्षा कभी मत करिए, क्योंकि जिनके 99% आ रहे हैं उनको भी हम जानते हैं वो सड़क पे चप्पल नहीं चटका है, नौकरी नहीं है 500 रुपए की, परेशान।
आप किस चीज के लिए आप परेशान होंगे, उनको नॉलेज मिल रही है कि फंक्शनल नॉलेज, ये चिड़िया है, ये तोता है, ये कौवा है, ये पानी है, ये बारिश का पानी, ये कुएं का पानी, इसमें ये भिन्नता, इसमें ये भिन्नता, कौवा ऐसा है, तोता ऐसा है, ये वैसा है, ये मिल रहा है क्या? ये पेड़ है, ये इमली का है, ये अमरूद का है, ये अशोक का है, ये इसका है, और इसमें आपस में भिन्नता क्या है? इस पेड़ पे कौन सी चिड़िया बैठी, उस पेड़ पे कौन सी चिड़िया बैठी, ये गाय है, ये भैंस है, ये बछड़ा है, ये बछड़ी। ये चीजें अगर वो सीख रहा है तो समझ लो जीवन उसका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ज्ञान इन्हीं चीजों में है। आपको ही पता नहीं है तो सीखो पहले आप, बच्चों को भी वही सिखाना। तो कोशिश करो कि बच्चों को फंक्शनल नॉलेज आए। ये स्कूल कॉलेज की नॉलेज पे ज्यादा जोर डाल के उनका दिमाग खराब करना वो जरूरत नहीं है। नंबर के लिए कभी उनको कहना बिल्कुल नहीं। और आजकल मैंने इतना देखा है अपने जीवन में, 12वीं के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 11वीं के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? 98% नहीं आए, माता पिता की अपेक्षा थी 98% लाओ, नहीं आया, आत्महत्या कर लिया, पंखे से लटक गया, सल्फास की गोलियां खा ली। हर साल हजारों केस, इम्तिहान में फेल हो गया। दुनिया के जितने महान वैज्ञानिक है सब फेल हुए इम्तिहान। न्यूटन फेल हुआ, आइंस्टाइन फेल हुआ, क्लार्क सब फेल हुए और सब बड़े वैज्ञानिक बन गए। कोई तो 8वीं के ऊपर ही नहीं पढ़ा और आज सारी दुनिया उन पर पीएचडी करती है। न्यूटन 8वीं के आगे नहीं पढ़ा और सारी दुनिया न्यूटन पे पीएचडी करती है। आइंस्टाइन कक्षा 9 में फेल हो गया, स्कूल वालों ने निकाल दिया, अब सारी दुनिया आइंस्टाइन को लेकर डॉक्टरेट और डबल डॉक्टरेट कर रही है। तो कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें दुख मत व्यक्त करिए और उसके सामने ये मत करिए तू नालायक है, निकम्मा है, पास भी नहीं हो सकता। ये देखिए कि उसमें कौन सी ऐसी खूबी है कि वो फेल हुआ है, शायद कोई और भी कारण है, वो ज्ञान को किसी दूसरे तरीके से समझना चाहता है। आपने एक ही रास्ता उसको दे रखा है। और मुझे इतना खराब लगता है जब स्कूलों में जाओ, बच्चों को कहते चुप, हाँ कीप क्वाइट, कीप साइलेंट। टीचर दिन भर उनको चुप ही कराती रहती है। वो कफ प्रकृति का है, चुप रहेगा कैसे ये बताओ? कफ प्रकृति ही है, वो चुप रह नहीं सकता, उसका तो स्वभाव है वैसा। आप उसको थोड़ी देर चुप थोड़ी देर रहेगा, डर के मारे फिर वापस फिर उसमें आने ही वाला है। तो चुप कराने बैठाना नहीं और उसको कभी ये सजा मत देना यहां बैठो बस, ये नहीं। वो जहां चाहे वहां बैठे, जो चाहे वो करे। आपका फिर इतना ही काम है कि वो कोई ऐसा नुकसान अपने लिए ना कर ले जो भविष्य के लिए तकलीफ दे दे और आपको तकलीफ दे। आप इस तरह से बच्चों से थोड़ा व्यवहार करना। ये अष्टांग हृदय के सूत्रों में से 2 सूत्र निकाल के मैंने, इसमें पूरा अध्याय, गर्भ में बच्चा आने से शुरू होता है अध्याय और उस बच्चे को जिम्मेदार नागरिक बनाने तक का पूरा अध्याय है। कैसे बच्चों को पढ़ा। मैंने कल आपसे कहा था दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बच्चे को बड़ा करना। हम एक बीमारी के बारे में कल शाम को चर्चा करने वाले थे, वो है डिप्रेशन। वो अभी कर लेता हूं। डिप्रेशन बीमारी आजकल बहुत है। अब डिप्रेशन जो है ये आधुनिक बीमारी है। पुराने जमाने में इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में। अष्टांग हृदय में एक भी सूत्र नहीं है डिप्रेशन के लिए। कारण जिस जमाने में ये अष्टांग हृदय तैयार हुआ, लिखा गया, उस समय ये बीमारी होती ही नहीं। ये आधुनिक बीमारी है। आधुनिक बीमारी माने पिछले 50 साल में आई है और डॉक्टरों ने इसे डिप्रेशन का नाम दिया है। ये बीमारी कुछ इस तरह की है कि जिसमें आदमी एकदम निराश हो जाए अपने जीवन से, अपने कार्य से, अपने जीवन की गतिविधियों से एकदम निराश हो जाए और उसको कुछ भी अच्छा ना लगे। ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, सब बेकार है, दुनिया ही बेकार है। और आधुनिक बीमारी ये इतनी खराब है कि जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाए तो आदमी आत्महत्या कर ले। डिप्रेशन की स्थिति वहां तक लेके जाती है। ये डिप्रेशन आधुनिक बीमारी इसलिए मानी जाती है कि ये तनाव में से पैदा हुई है, स्ट्रेस। और भारतीय शास्त्रों में यही एक शब्द नहीं है, तनाव।
स्ट्रेस। कारण हमारी जीवन शैली ऐसी रही है हजारों साल में कि जिसमें स्ट्रेस हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमारी जीवन शैली तो ऐसी है, कम से कम भारतीय जीवन शैली, क्योंकि भारतीय जीवन शैली में सबसे महत्व है परिवार। अगर आप परिवार के बीच में रहते हैं तो स्ट्रेस का सवाल ही नहीं। और यहां भी परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, पूरा कुटुंब है। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, काका काकी, ताऊ ताई, ये सब हमारे कुटुंब के हिस्से हैं, माने संयुक्त परिवार। हमारे यहाँ तो अकेले परिवार तो पिछले 20-25 वर्षों में ज्यादा हुए हैं, उसके पहले तो सब सामूहिक रूप से रहते हैं। और हमारे यहाँ गांव में परिवार की जब चर्चा होती है तो परिवार की चर्चा माने सब उसमें आते हैं। कई गांव में तो मैंने ऐसे देखा है कि उनके परिवार की चर्चा में उनके जानवर भी आते हैं, उनकी गाय, उनकी भैंस, उनकी बकरी, उनका बकरा। क्योंकि मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई ये कौन है, तो वो कहते हैं ये बकरी तो या बकरा हमारा मामा है। हाँ, ये बकरा हमारा मामा है, ये बकरी हमारी मामी है। कोई भेड़ को मौसी बताता है, ये हमारी मौसी है, और उसका उसी तरह से ख्याल रखते हैं, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देते हैं। ज्यादातर परिवारों में गाय तो हमारी माँ है, भाई एक माँ है जिसने जन्म दे दिया, लेकिन दूसरी माँ है ये हमारी, ये पाल रही है, इसी के दूध से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, इसी के घी से। तो गाय माँ हो गई है। और परिवार में ये सब जानवर भी शामिल है। माने हमारे परिवार की जो विराटता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जहां परिवार में जानवर भी शामिल है। पशु भी हमारे परिवार का अंग है। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में भारत के अलावा दूसरा कोई देश नहीं है जहां पशुओं की उसी तरह से सम्मान और पूजा होती है जैसे हम हमारे सास ससुर का करते हैं या दादा दादी नाना नानी का करते हैं। हमारे यहाँ दुनिया के दूसरे देशों में नहीं। तो जब परिवार इतना बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि परिवार का हर अंग माने हर सदस्य, वो पशु हो या मनुष्य हो, एक दूसरे के तनाव को बांटने वाला होता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति पर स्ट्रेस होना भारतीय परिवार में तो माना ही नहीं गया। आपके मन में कुछ तकलीफ आ गई, आपने पिताजी से कह दिया या माताजी से कह दिया, माताजी ने किसी और से कह लिया, सुन लिया, उसका कोई समाधान ढूंढ लिया, ऐसा हमारे यहाँ चलता है। पिताजी माताजी से नहीं कह सके तो किसी और से कह दिया, उन्होंने पिताजी माताजी को कह दिया, माने बात आपकी पहुंच गई जहां पहुंचनी है। स्ट्रेस कब जन्म लेता है? जब आपके मन में बहुत कुछ भरा हुआ हो, एकदम ऋणात्मक हो, नकारात्मक हो, और आप उसे किसी से शेयर करने की स्थिति में ना हो, या जिससे आप शेयर करना चाहते हो वो आपकी सुनने को तैयार हो। वो कहे कि मेरे पास फालतू समय नहीं है तुम्हारी ये सब राम कहानी सुनने के लिए, तब स्ट्रेस जन्म लेता है। क्योंकि मनुष्य जो है ना, ये ऐसा बनाया गया है कि ये शेयरिंग ना करे तो ये पागल हो जाए। इसका दिमाग ऐसा मनुष्य, ये अगर अपनी बात को किसी को कहे नहीं तो ये पागल हो जाए। शेयरिंग हमारे यहाँ बड़ी महत्व की, बहुत महत्व की है। एक दूसरे से संवाद, एक दूसरे से संवाद, पूरी व्यवस्था हमारे परिवार की इसी पे चले। संवाद संवाद संवाद, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, माता पिता के बीच में, बेटा और माँ के बीच में, बेटा और पिता के बीच में, संवाद संवाद संवाद, ये सबसे महत्व का है हमारे भारत में। इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज हमारे देश में नहीं मानी, इससे बड़ी कोई चीज। आपने कभी घरों में सुना है बातें करते हुए एक दूसरे को, कोई किसी से नाराज हो गया, मान लीजिए कोई किसी से नाराज हो गया, पति पत्नी से नाराज हो सकता है, भाई भाई से नाराज हो सकता है, बहन भाई से नाराज हो सकती है, कोई किसी से भी नाराज हो जाए, सबसे पहला काम क्या? बात नहीं करें। यही होता है ना, बात नहीं करें। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज है, भाई भाई नाराज है, बहन भाई नाराज है, बेटा माँ नाराज हो गए या माँ बेटा नाराज हो गए, या बेटी माँ नाराज हो जाए, कुछ भी एक दूसरे से कोई नाराज हो जाए तो पहला कदम बात नहीं करें, दूसरा कदम खाना नहीं खाना, है ना।
अब जैसे ही आपने फैसला किया बात नहीं करेंगे, तो ये तो इतनी बड़ी बात हो गई, सारा घर जुट जाएगा उसके लिए, बात नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है? तो बात तो करनी ही पड़ती है। तो फिर बीच में कोई आएगा, वो बात कराएगा, बात फिर शुरू हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। यही होता है ना। दूसरा कदम शायद उठाना ना पड़े, खाना नहीं खाएंगे। अब खाना नहीं खाना, ये तो बहुत मुश्किल बात। आप उपवास करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन आप साधारण दिनों में ये बोल दें घर में कि खाना नहीं खाएंगे, तो पूरा घर ऊपर से नीचे हो जाएगा। खाना नहीं खा रहे, बात नहीं कर रहे। तो हमारे यहाँ तो तनाव को निकालने के ये रास्ते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, वो भाप निकालने का रास्ता है। एक तरह से सेफ्टी वॉल्व जिसको हम कहते हैं, हमारे परिवार में स्ट्रेस को निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं, सेफ्टी वॉल्व हैं। बात नहीं करना आपने जैसे शुरू किया, स्ट्रेस पैदा हुआ, उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए पूरा कुटुंब जुट गया, पूरा परिवार जुट गया, पड़ोसी भी जुट गए, और आखिर बात करा के ही मानी गया। ऐसे आप खाना नहीं खा रहे हैं, किसी बात में नाराज हो गए, तो पूरा परिवार जुट गया, पड़ोसी जुट गए, खाना खिला के मानेंगे आपको, फिर उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे। तो रास्ता खोलना हमारी सभ्यता और संस्कृति में बहुत गहराई से है। इसलिए भारतीय जीवन शैली में स्ट्रेस कभी नहीं। आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, काम करने से बोर हो सकते हैं, स्ट्रेस में नहीं आ सकते। आपकी बोरियत हो सकती है। जैसे माताएं, कई बार मेरी माँ कहती है, क्या रोज रोज वो चकले पे रोटी बेलना, कुछ तो बोरियत आती है। हाँ आती है, कई बार मुझे भी बोरियत आ जाती है, क्या बार बार यही सब बोलना। बोरियत आ सकती है, आपको आ सकती है, मुझे आ सकती है, हम सबको आ सकती है, क्योंकि एक ही तरह का काम बार बार करें जिसमें कोई रस ना बचे, तो बोरियत आना तो संभव है। अब जैसे मैंने माताओं को देखा, वो गेहूं बीन रही है, कंकड़ निकाल रही है, कितना बोरियत का काम, एक ही तरह का काम बार बार। चावल बीन रही है, उसमें से ये चुन रही है, तो ये काम में मैं ये मान सकता हूँ कोई बोर हो गए, ये तो ठीक है। लेकिन कोई ये कहे कि मुझे स्ट्रेस हो गया, ये नहीं। हमारे स्ट्रेस नहीं हो, उसकी परचेजिंग वैल्यू खत्म हो गई, वो तो खत्म है, कागज का टुकड़ा फाड़ के फेंक दो। लेकिन उन लोगों ने उसी को भगवान बना रखा। डॉलर उनके यहाँ भगवान है, माने पैसा ही उनके यहाँ सब कुछ है। अमेरिका में कोई किसी से बात करेगा ये समझ करके इसके बैंक बैलेंस में इतना पैसा है तो बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कोई आपको सम्मान देगा, इज्जत देगा, ये देख करके आपके पास इतनी संपत्ति है तो बात करने लायक है, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सम्मान देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो वहां क्या है, डॉलर सबसे बड़ा है, प्रमुखता में है, माने पैसा सबसे बड़ा है, प्रमुखता में है। और वो मानते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं, अब समझ जाएंगे थोड़े दिन में कि सब कुछ डॉलर से नहीं आता। आपके पास करोड़ों डॉलर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, वात्सल्य हो, जरूरी नहीं। डॉलर आप खरीद के या डॉलर को इकट्ठा करके आप एसी तो लगा सकते हैं, लेकिन नींद आ जाए ये जरूरी नहीं। आप डॉलर्स को खर्च करके घर में सारी सुविधाएं जुटा सकते हैं, टीवी है, ये है, वो है, लेकिन आपका मनोरंजन हो जाए ये जरूरी नहीं। आप बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके बहुत सारी फिल्में सवेरे से शाम तक इकट्ठे होकर देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई फिल्म आपके दिल को गुदगुदा जाए, जरूरी नहीं। तो हमें सुख मिले, प्रेम मिले, शांति मिले, सद्भाव मिले, आनंद मिले, मनोरंजन का अंतिम उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, को जरूरी नहीं है डॉलर से हो जाए, वो तो बिना डॉलर के भी होता है हमारे यहाँ। तो वो इतनी सी बात अगर समझ लेंगे तो उनकी सारी सभ्यता में जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी एक दिन में। अब वो तो नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी मुश्किल ये है कि हम उनकी नकल में फंसते जा रहे हैं। हमारे देश में एक वर्ग इस तरह का बन गया है, 2-5% ही लोगों का वर्ग है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, जिसने पैसे को भगवान माना। वो मानते हैं कि पैसा ही है, पैसा ही है, जो भी कुछ है पैसा, इसलिए पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तो जो लोग लग गए हैं इस दौड़ में, जिन्होंने सब कुछ पैसे को ही प्रमुखता दे रखी है, उनको मैं कहता हूं कि वो अमेरिका के अंधभक्त हैं या यूरोप की नकल कर रहे हैं। उनको ये बीमारी है जिसका नाम है डिप्रेशन।
क्योंकि हर दिन आपकी एक ही कैलकुलेशन है। आज 50 करोड़, कल 60 करोड़, परसों 70 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000 करोड़। मालूम नहीं है लाखों करोड़ों के बाद भी धीरू भाई अंबानी छोड़ के गया। लाखों करोड़ों का एम्पायर है ना, गया तो यहां से ऐसे ही, और अच्छी मृत्यु भी नहीं मिलेगी। वेंटिलेटर पे मरना हमारे यहां सबसे खराब मृत्यु। अब मृत्यु का भी सुख ना मिले तो लाखों करोड़ों किस काम। हमारे यहां ये कहा जाता है जन्म लेने में तो बहुत दुख है, लेकिन मृत्यु तो सुख की ही, शांति की। मृत्यु तो हमारे यहां कल्पना की गई है सुख शांति से, वो तो हमारे हाथ में है। हम चाहे तो सुख शांति से मरें, अब वो भी किसी को नसीब नहीं हो रही है। 15 दिन किसी को वेंटिलेटर पर रखा हुआ, भले शरीर मर गया है लेकिन रखा हुआ है, तो ये तो सुख की मौत नहीं है, तो पैसे का मतलब क्या। और धीरू भाई अंबानी का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। दुनिया भर के डॉक्टर जुटाए गए लेकिन कोई नहीं बचा पाया। इसका मतलब है जाना तो है ही, बचाने का तो सवाल ही नहीं है। तो फिर ये हजारों लाखों करोड़ों रुपए की क्या फालतू की बीमारी हमने पाल ली अपने जीवन। आपके पास रुपया होना चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए, वहां तक तो ठीक है कि आपका जीवन चलाने में कोई अड़चन ना आए। लेकिन ये पागलपन कि 1 करोड़ हो गया तो 100 करोड़, 100 करोड़ हुआ तो 1000 करोड़, 1000 करोड़ तो 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ के बाद 50,000 करोड़। भारतीय शास्त्रों में ये कहा गया है कि धन बहुत ज्यादा आकांक्षा करना चाहिए सार्वजनिक कामों के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं। हमें सार्वजनिक काम करने, सार्वजनिक काम माने जो हम अकेले नहीं कर सकते, मंदिर बनाना, ठीक है, ये सार्वजनिक काम है, इसके लिए धन की आकांक्षा करो। मंदिर 10 करोड़ में बन रहा है तो 20 करोड़ में, 50 करोड़ में, 100 करोड़ में, वो तो ठीक है। धर्मशाला बनानी है, गौशाला बनानी है, पानी की व्यवस्था करनी है, तालाब खोदना है, सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, जो दूसरों के लिए काम आने वाली चीजें हैं, सार्वजनिक बातें हैं, सार्वजनिक चीजें हैं, उनके लिए भारतीय शास्त्रों में कहा गया धन को बेफाम खर्च करो, लिमिटलेस। लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए कम से कम खर्चे में चलाओ। आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बेफाम खर्चा नहीं। आपको तो रहना है एक शर्ट और एक पैंट में, या एक कुर्ता एक पजामा में, या एक धोती एक लुंगी में। आपके लिए तो यही है, भले करोड़पति हो आप। आपके पास जो धन आया वो माना गया ईश्वर ने आपको दिया है दूसरों की मदद करने के लिए, तो करो। तो इसलिए हमारे देश में जो पुराने सेठिया लोग हैं, मैं बार बार तुलना करता हूं, घनश्याम दास बिरला और धीरू भाई अंबानी, एक अमेरिकन है एक हिंदुस्तानी। धीरू भाई अंबानी भारत में ही पैदा हुआ, दूसरे देश में पैदा नहीं हुआ। गुजरात के चोरवाड़ नाम के एक गांव में उसका जन्म हुआ। घनश्याम दास बिरला जी भी भारत में पैदा हुए, राजस्थान के एक गांव में उनका जन्म हुआ। दोनों का अंतर जरा करके देखिए। धीरू भाई अंबानी टोटली अमेरिकन आदमी, जन्म से हिंदुस्तानी, कर्म से बिल्कुल अमेरिकन और यूरोपियन, जिसने अपने जीवन में ये उद्देश्य तय कर लिया कि मुझे व्यक्तिगत जीवन इतना शान शौकत का रखना है कि सब देखकर मुझसे जले। दूसरी तरफ घनश्याम दास जी बिरला, उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मेरा व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल सादा होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में मैं उतना खर्च करूं लोग उससे मेरी तुलना करें या कॉम्पिटिशन करें। तो घनश्याम दास जी बिरला ने सार्वजनिक जीवन को बेफाम खर्चे के लिए तय कर दिया, तो उन्होंने बिरला मंदिर बनवा दिए। हिंदुस्तान में किसी भी गांव में चले जाओ बिरला मंदिर मिल जाएगा। एक भी अंबानी मंदिर दिखा दो पूरे हिंदुस्तान में तो आप कहो मैं हार जाऊं। एक भी अंबानी मंदिर दिखा दो पूरे हिंदुस्तान। हालांकि बिरला जी की संपत्ति आज कंपैरिजन करें तो अंबानी से कम है, लेकिन हर बड़े शहर, हर बड़े गांव में बिरला जी का मंदिर मिलेगा, बिरला जी की धर्मशाला मिल जाएगी, बिरला जी का कुआं मिल जाएगा, बिरला जी की प्याऊ मिल जाएगी, बिरला जी का स्कूल मिल जाएगा बच्चों का, बिरला जी का अनाथ आश्रम मिल जाएगा, बिरला जी का आपको वृद्धाश्रम भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूं तो ये सब मिल जाता है।
अंबानी का न कोई धर्मशाला है, अंबानी की न कोई प्याऊ है, अंबानी का न कोई तालाब है, अंबानी का न कोई कुछ भी नहीं है। क्यों? मेहनत तो एक ही है, पैसा दोनों ने कमाया, लेकिन एक ने पैसे को सार्वजनिक तरीके से लुटाना, फैलाना, बांटना वो, और एक ने व्यक्तिगत जीवन के लिए उसको उपयोग करना। अब अंबानी का बेटा है, उसने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया हवाई जहाज, हवाई जहाज गिफ्ट किया, 400 करोड़ का या 500 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट किया पत्नी को। लेकिन वो 400 करोड़ में हिंदुस्तान में 40,000 तालाब बन जाए, उसके लिए अंबानी के पास कुछ खर्चा ही किया ना 400 करोड़ का, तो तालाब के नहीं, पत्नी को हवाई जहाज गिफ्ट करके, ताकि सारी दुनिया जाने कि मैं इतना बड़ा कि मेरी पत्नी 400 करोड़ का हवाई जहाज ले गिफ्ट में। अब उनका बेटा एक घर बना रहा है बंबई में, अब पता नहीं कितने माले का है वो, पता नहीं 10 या 15 या 20 या 25, अपने रहने के लिए। जो आदमी, मैं आदमी हूं, आप आदमी हैं, 6 फीट की लंबी और 1.5 फीट की सीट पे हम सो जाते हैं रेल की बर्थ में। रेल की बर्थ 6 फीट लंबी होती है, 1.5 फीट चौड़ी होती है, उसमें खूब अच्छी नींद आ जाती है। अब वो स्थिति को ध्यान में रखकर कोई घर बना रहा है जिसमें 36 माले, 40 माले, 50 माले, पता नहीं कितने रहने वाले, 2-3, ये व्यक्तिगत धन का प्रदर्शन, ये सबसे खराब माना गया भारतीय संस्कृति में, सबसे खराब। और वही धन आप सार्वजनिक रूप से खर्च कर रहे हैं, दूसरों के लिए खर्च कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा माना गया। इसलिए मैंने कहा पुराने सेठिया जितने लोग हैं वो लुंगी और बनियान में ही मिलेंगे, लेकिन उनकी बनाई हुई हजारों धर्मशालाएं, हजारों गौशालाएं, हजारों स्कूल, हजारों कॉलेज आपको मिलेंगे, दवाखाने मिलेंगे, धर्मार्थ दवाखाने मिलेंगे, फोकट में चिकित्सा हो रही। ये पुराने सेठिया लोगों ने हिंदुस्तान में ध्यान रखा, मतलब भारतीय संस्कृति से वो अलग नहीं हुए धन को कमाते हुए। ये अमरीकियत और यूरोपियत है जिसमें हम अपने ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करें, दूसरों को भूल जाएं, और ये जानने के बाद भी कि धन उनका नहीं है। धीरूभाई अंबानी परिवार सबसे ज्यादा कर्जदार है इस देश के लोगों का। लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा उनका अपना नहीं है। लोगों को शेयर्स बेचे हैं, डिवेंचर्स बेचे हैं, लोगों ने पैसा लगाया है, वो लोगों के कर्जदार हैं, फिर भी इतने बेशर्म हैं कि लोगों के पैसे को अपने ऊपर खर्च करें। ये अमरीकियत है। इस अमरीकियत को हिंदुस्तानियत से थोड़ा अलग करके देखेंगे, डिप्रेशन इसमें से निकलता है। आप अपने लिए सब करें, अपने परिवार के लिए करें, बाकी दुनिया को भूल जाएं, सब कुछ मेरा 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 मेरा, और अंत में मेरा मेरा करते हुए वो भी छूट जाए, तो डिप्रेशन आएगा। और उस डिप्रेशन से निकलने का फिर रास्ता उनके पास तो है नहीं, बीमारी तो है, रास्ता नहीं। अपने पास बीमारी नहीं है लेकिन रास्ता है। भारत में ये बीमारी कभी रही नहीं, हजारों साल से हुई नहीं, क्योंकि हमने ऐसी संस्कृति, ऐसी मान्यता, ऐसी परंपरा बनाई इस देश में कि इस तरह की बीमारियां आए नहीं हमारे जीवन में। सामूहिकता हमारे जीवन में, परिवार हमारे जीवन में, परिवार और सामूहिकता के साथ दूसरों को ज्यादा से ज्यादा सुख देने की आकांक्षा हमारे मन में। हम सब इस बात के लिए परेशान रहते भाई दूसरे को दुख ना हो हमारे कारण। घर में कोई मेहमान आ जाए तो इतनी चिंता, इतनी परेशानी कि उसको कोई तकलीफ ना हो जाए हमारे घर में। हालांकि कुछ होती नहीं है, लेकिन हर 10 मिनट में पूछते रहते कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ नहीं है, मालूम है, फिर भी पूछते रहते तकलीफ तो नहीं हमारे घर में। हमें खाना तो बराबर था, बहुत स्वादिष्ट है, फिर भी पूछ ले खाना तो बराबर था, पसंद तो आया आपको। माने हम इतनी चिंता करें जब दूसरे की, तो डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये सारा खेल हार्मोन्स का। किसी को डिप्रेशन हो जाए, किसी को स्ट्रेस हो जाए, किसी को ना हो। एक ही कंडीशन में रहने वाले 2 लोग हैं, एक को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, दूसरे को नहीं है। कारण एक ही है कि एक में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत है, दूसरे में बिल्कुल नहीं है। अब स्ट्रेस हार्मोन्स अगर नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता डिप्रेशन स्ट्रेस का। हमारी मान्यता परंपरा में ऐसा ही है। जो भी आप ध्यान देंगे भारतीयता में, जो भी कुछ अच्छा है वो सब स्ट्रेस फ्री करने के लिए है, डिप्रेशन फ्री करने के लिए। तो ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये हमारी बीमारी तो है नहीं, विदेशों से आई हुई बीमारी है। और ये तब से आई हमारे देश में जब से अमेरिका के रास्ते में हमने चलना शुरू कर दिया। और आजकल ये बीमारी हिंदुस्तान के हर उस आदमी में दिखाई दे रही है
जो अमेरिका आधारित जीवन जी रहा है। हमारे यहां दो वर्ग बन गए साध्वी जी, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, एक हिंदुस्तान है और एक अमेरिकी हिंदुस्तान है। एक भारत है, एक अमेरिकी भारत है। ये अमेरिकी भारत किसका है? शेयर बाजार वालों का, जुए से पैसे कमाना। ये अमेरिका में सबसे ऊंचा माना जाता है। अमेरिका में तो पैसा कमाना ही सबसे ऊंचा है। कैसे भी कमाओ, जुए से कमाओ, रंडीबाजी से कमाओ, दारूबाजी से कमाओ, अफीम बेच के कमाओ, गांजा बेच के कमाओ, हेरोइन बेच के कमाओ, हथियार बेच के कमाओ, बम बेचकर कमाओ, गोला बारूद बेच के कमाओ, पैसे कमाओ। हमारे यहां साधन का बहुत महत्व है, साध्य से भी ज्यादा। भारतीय संस्कृति में कहा गया भाई पैसे कमाओ धर्म के साथ, अधर्म करके नहीं। हमारे यहां चार वो पाए माने जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसमें धर्म पहले है, अर्थ बाद में। समझ के धर्म के साथ पैसे कमाओ, माने बेईमानी से, चोर बाजारी से, जुआबाजी से, रंडीबाजी से, वेश्यावृत्ति से, शराब पिला के, लोगों को जहर खिला के, अफीम बांट के, गांजा बांट के, हथियार बांट के पैसे मत कमाओ। ये हमारे यहां धर्म के साथ है। धर्म के रास्ते पे चल के पैसा कमाओ। हमारे यहां भारत का एक हिस्सा अभी भी ऐसा है जो धर्म के रास्ते चल के पैसा कमा रहा है और उसी को जीवन को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन एक वर्ग 4-5 करोड़ लोगों का ऐसा बन गया इस देश में जो कहता पैसा कमाओ, जैसे भी कमाओ पैसा। तो शेयर बाजार में लगा के पैसा बनता है तो उसको बनाओ, 100 का 1000 बनता है, 1000 का 10,000, 20,000 का 20,000, 20,000 का 50,000, तो लगा दिया। अब रोते हैं, क्या करे राजीव भाई। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, ये अमेरिकी भारतीय लोग भारत में रहते हैं, अमेरिकी स्टाइल से जीवन चलाते हैं अपना। वो फोन मेरे जैसे लोगों को करते हैं, आप बताओ शेयर बाजार का क्या होगा, कल परसों क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा। मैंने कहा मुझे क्या मालूम, आज तक मैंने ना शेयर खरीदा, ना बेचा, ना पैसा लगाया, है ही नहीं मेरे पास। फिर भी आप बताओ, क्यों बताओ जी? ताकि हमें भविष्य का फैसला करना है, किसमें लगाए, किसमें नहीं लगाए, कहां से निकाले, किसको बेचे, किसको रखे। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, भैया ये तो सब डूबेगा। हाँ, ये तो सब डूबेगा। आपको अगर याद हो तो श्रेयांश हॉल में मैंने इस पर 1.5 घंटे व्याख्यान किया था कि अमेरिका तो डूबेगा, यूरोप भी डूबेगा। मैं बोल दिया था कि 1 साल में डूबेगा, वो पहुंच गए अमेरिका। हाँ, ये अमेरिका वाले सब चारवाक की औलाद है। यावत जीवे सुखम जीवे प्रणम कृत्वा घृतम पिबेगे। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। हाँ, तो चारवाक भारत में हुए लेकिन हमको पसंद नहीं आए, आने भी नहीं थे क्योंकि हम भारतीय मानते ही नहीं। हम तो भारतीय मानते हैं कि पांव उतने फैलाओ जितनी अपनी चादर, तेरे पांव पसारिए जितनी चादर लपटी। तो हम तो ये मान्यता वाले, तो हमने पसंद नहीं किया, मार पीट के निकाल दिया उनके विचार को भी और उनको भी कहीं भटकते पहुंच गए। अमेरिका यूरोप वाले उन्होंने सिर चढ़ा लिया। हाँ, ये बहुत बढ़िया फिलोसफी, कर्जा लेके भी पियो। तो कर्जा देने वाले बैंक भी बन गए और ऐसे ऐसे कर्ज दे दिए जो वापस आने की कोई संभावना नहीं। जिस आदमी की कैपेसिटी है कि भैया वो $10,000 तक ले सकता, उसको $1,00,000 दे दिया। जिसकी कैपेसिटी है $1,00,000 तक, उसको $10,00,000 दे दिया। जिसकी 10 लाख की, उसको $1 करोड़ दे दिया। तो वो डूब नहीं था। और अमेरिका इतना हरामी और बेईमान देश दुनिया का कि दूसरों से लूटपाट के इकट्ठा करके अपने लोगों को देना शुरू किया, जो कर्जे के रूप में बिना वापस आने की गारंटी के डूब गया सब। अब वो डूबा है तो उनके आधार पर चलने वाले सब डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? हमारे भारत में पूरी अर्थव्यवस्था में 4-5% का जो हिस्सा है, जो डॉलर डिपेंडेंसी वाला है, अमेरिकन डिपेंडेंसी वाला, ये सब डूबेगा। इसको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। शेयर बाजार अभी 10,000 पॉइंट पे है, ये अभी और नीचे आएगा, 7,000, 6,000, 5,000। आप तय कर लो क्या करना। हाँ, मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, ये तो अभी और नीचे आएगा। 10,000 तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें दम क्या थी जो 20,000 पहुंचाई? कौन सी ऐसी खास बात भारत में हुई थी कि ये 20,000 पहुंच गया?
क्या भारत की गरीबी मिट गई थी, बेकारी मिट गई थी, सुख संपत्ति इतनी आ गई थी कि 20,000, इसको तो फुग्गा फुलाया, गुब्बारा बनाया तो फटेगा ही भाई, एक कैपेसिटी के बाद तो जाएगा। इतनी मोटी अकल है हम सबकी कि अगर हम इतना भी नहीं समझ सकते तो फिर तो आपका डूब जाना ही ठीक है पैसे का। कि भाई अपने जीवन के ऊपर खर्चा कम से कम करेंगे, व्यक्तिगत जीवन हमारा एकदम सिंपल हो, एकदम सिंपल। एकदम सिंपल से मतलब 2 शर्ट और 2 पैंट में काम चलता है तो उतना ही रखेंगे, एक जोड़े जूते में काम चलता है तो उतना ही रखेंगे, एक तौलिए में काम चलता है तो उतना ही रखेंगे। मतलब सीधा सा अपरिग्रह, जो जैन दर्शन में आपको बार बार सुनाते हैं आचार्य भगवान साध्वी जी साधु जी, वो अपने जीवन में ले आए। कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। करके देखिए, मैंने करके देखा। मेरा विद्यार्थी जीवन अगर आप सुनेंगे और जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतना 180 का टर्न है। और वो टर्न आया ऐसे, किसी एक आचार्य भगवान के मुंह से मैंने सुन लिया कि भैया कब में रहोगे, व्यक्तिगत तो बहुत संतोष है, सुख है, तो ठीक है वही आप कर लो। अपने जीवन को व्यक्तिगत रूप से कम खर्चे में चलाने की आदत डाल दो। माने कर कसाई से, कंजूसी से व्यक्तिगत जीवन चलाओ, और सार्वजनिक जीवन के खर्चे के लिए कभी पीछे मत रहो। कोई सार्वजनिक जीवन का खर्चा है, कोई जिलालय बनाना है, देवस्थान बनाना है, धर्मशाला बनानी है, स्कूल खोलना है, कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल, जिसमें दूसरों का भला होता, पीछे मत रखना। भले आपके पास 10,000 की जमा पूंजी हो तो दे देना उसमें से 2-5,000, मतलब दान करना। व्यक्तिगत जीवन को कंजूसी से जियो, कम से कम में अपना खर्चा चलाना, परिवार का खर्चा चलाना। सार्वजनिक जीवन में खुलकर दान करना, ये जिसने सीख लिया वो कभी स्ट्रेस में नहीं आ सकता, डिप्रेशन में नहीं आ सकता। और इसका उल्टा किया आपने कि व्यक्तिगत जीवन में बहुत हमारा हो जाए, खर्चा बढ़ता जाए और उसको हम निभाने के लिए, निकालने के लिए 20 रास्ते खोजते जाए, तो डिप्रेशन में आपको आना ही पड़ेगा, स्ट्रेस में जाना ही पड़ेगा। और आज के आधुनिक विज्ञान में स्ट्रेस वो महामारी है जो 100 और बीमारियों को जन्म दे रही है। क्योंकि स्ट्रेस पैदा करने वाले कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में बढ़ जाएं तो डिप्रेशन स्ट्रेस से ज्यादा खतरनाक स्थिति में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर सब तरफ ले जाएंगे और लाइलाज बीमारी, हमारे लाइलाज आप हो जाएंगे। कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन को खत्म करने के लिए दवा नहीं है पूरी दुनिया, जान लीजिए। स्ट्रेस हार्मोन को अमेरिका और यूरोप वाले भी कंट्रोल करना सिखाते हैं, खत्म नहीं कर पाते, तो उनसे कहते हैं योग करो, प्राणायाम करो। माने भारतीय तरीके ही बता, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, भावातीत ध्यान करो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करो। और हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे योग गुरु जिनको समझ में आ गया कि यूरोप और अमेरिका में मेंटल स्ट्रेस और टेंशन बहुत है, उन्होंने इतना बड़ा व्यापार किया इसका, योग और प्राणायाम का, कि वो अब एक बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े हो गए, क्योंकि लोगों को जरूरत है। तो लोगों को जो जरूरत है स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, या लोगों को जो जरूरत है टेंशन को कम करने की, उस जरूरत को पूरा करने के लिए तरीके भारतीय ही है। योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, उसमें स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। आपको भी वही बताया रहा हूं कि आपको अगर स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत तनाव में है, तो चिकित्सा आपकी यहां से शुरू होगी कि आप थोड़ा शांत रहना सीखें, ध्यान में जाएं, प्राणायाम करें, योग करें, वगैरह वगैरह। इससे बाद क्या करें और दवा के रूप में क्या करें, तो आपके रसोई घर में बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, बहुत सारी चीजें अपने रसोई। उसमें सबसे अच्छी चीज है देशी गाय का घी, जो स्ट्रेस हार्मोन को सबसे तेजी से कंट्रोल करेगा, सबसे तेजी से। देशी गाय का घी क्या करना है, देशी गाय के घी का उपयोग करना है। इसके 20 तरह से उपयोग है। उसमें सबसे अच्छा है दूध में डाल के पीना। जिनको भी स्ट्रेस बहुत होता है, जिनको तनाव बहुत होता है मन में, हमेशा छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक, तो गाय के घी का उपयोग करें। दूध में डालकर पिए, दाल में डालकर खाएं, सब्जी में डालकर खाएं, रोटी पे ना लगाएं। गाय का घी रोटी पे खाने के लिए नहीं है, दूध में डाल के पीने के लिए है,
दाल में डाल के खाने के लिए, सब्जी में डाल के खाने के लिए, पानी में डाल के भी पी सकते। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका, गाय के घी का उपयोग करें, नाक में डाल के सोएं सोते समय। स्ट्रेस हार्मोन्स जितने भी शरीर में हैं वो सब मस्तिष्क की ग्रंथियों से संचालित है। मस्तिष्क की ग्रंथियों के बारे में जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये है कि गाय का घी मस्तिष्क के हर उस हिस्से में पहुंच सकता है जहां डॉक्टर भी नहीं पहुंच सकता, दवा भी नहीं पहुंच सकती, गाय का घी वहां पहुंच जाता है। तो आप इसको नाक में डाल के इस्तेमाल करें जिनको स्ट्रेस है, जिनको टेंशन है। और स्ट्रेस जब बहुत होता है, टेंशन बहुत होता है और स्ट्रेस के हार्मोन शरीर में होते हैं तो कुछ केमिकल शरीर में कम होना शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक केमिकल बहुत तेजी से घटता है, उसका नाम है कैल्शियम। बहुत तेजी से घटता है। दूसरा आयरन बहुत तेजी से कम होता है। तीसरा सोडियम, ये भी बहुत तेजी से कम होने लगता है जब स्ट्रेस हार्मोन बहुत हो, आपको तनाव बहुत हो, टेंशन बहुत हो, डिप्रेशन बहुत हो। तो ध्यान रखें कि इन केमिकल्स की पूर्ति होती रहे आपके शरीर में। तो पूर्ति कैसे होगी? कैल्शियम का मैंने बता दिया, सबसे अच्छा स्रोत है चूना। चूने का उपयोग करें। जीरे भर चूने का हिस्सा दही में मिला के, मट्ठे में मिला के, जूस में मिला के, दाल में डाल के, सब्जी में डाल के, पानी में डाल के, जैसे चाहे उपयोग। जीरे भर चूना रोज, तो कैल्शियम की पूर्ति करेगा। आयरन की पूर्ति करने के लिए क्या है अपने रसोई में? बहुत अच्छी चीज है अनार। अनार खाएं, अनार का रस पिएं, भरपूर आयरन मिलेगा शरीर में। फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस भी कम होता है जब स्ट्रेस हार्मोन बहुत सक्रिय होते हैं शरीर। तो फास्फोरस की कमी के लिए क्या करें? उसकी पूर्ति के लिए क्या करें? अमरूद खाएं, जाम खाएं, जाम कहते हैं उसको, पेरू, जाम, अमरूद, गुआवा खूब खाएं, भरपूर फास्फोरस है। और फास्फोरस के लिए तो हरे पत्ते की सब सब्जियां खाएं, भरपूर फास्फोरस है उनमें। कैल्शियम के लिए कोई चूना नहीं खा सकता, कहे कि मेरी तो जीभ फट जाती है, मुझे तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो उनको कह रहा हूं कि खूब केला खाएं, पेट भर भर के केला खाएं। केले में भरपूर कैल्शियम केले 4 टाइप के है। पीले केले में आपने बोला कि कैल्शियम, हाँ, सबसे ज्यादा कैल्शियम पीले केले में है, हरे केले में उससे कुछ कम है, लाल केले में आयरन सबसे ज्यादा है। देखो, कैल्शियम बिना तो कोई केला है नहीं, कैल्शियम तो सब में कम ज्यादा। तो पीले केले में सबसे ज्यादा, हरे केले में उससे कम, लाल केले में और कम। लेकिन लाल केले में आयरन सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना है, कोई चीज प्रकृति ने किसी चीज में ज्यादा दे दी तो आयरन सबसे ज्यादा लाल केले में। जिनको आयरन की कमी है वो लाल केला खाए, जिनको कैल्शियम की कमी है वो पीला केला खाए, जिनको फास्फोरस की कमी है वो हरा केला खाए। हर हरी चीज में भरपूर फास्फोरस है, मोटी सी बात याद है। हर हरी चीज में भरपूर फास्फोरस है और हर हरी चीज पकने के बाद जब पीली हो जाती है तो कैल्शियम बढ़ता है। आम है, कच्चा है, फास्फोरस से भरपूर है, वही पकेगा तो कैल्शियम आ गया, फास्फोरस तो रहेगा ही, थोड़ा कैल्शियम। तो आप अपने जीवन में स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो भोजन को थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, नाक में घी डाल के सोएंगे, भोजन में ऐसी चीजें ज्यादा खाएंगे जो कैल्शियम दें, फास्फोरस दें, आयरन दें। जो कम हो रहा है सोडियम, वेरी गुड। कहां से मिलेगा? सबसे ज्यादा सोडियम मिलेगा सेंधा नमक से, काले नमक से सबसे ज्यादा सोडियम मिलेगा। अगर सोडियम कम हो रहा है तो सेंधा नमक। और सोडियम पे ध्यान इसलिए देना पड़ेगा कि ये जो सोडियम ही है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा कम हो गया तो तुरंत पैरालिसिस, इमीडिएट। सोडियम की थोड़ी सी कमी पैरालिसिस का कारण, सोडियम की थोड़ी सी कमी ब्रेन हेमरेज का कारण। सोडियम की थोड़ी कमी इतनी खतरनाक हो सकती है कि जिंदगी भर आवाज चली जाए आपकी, बोल ही नहीं सकना। तो सोडियम की कमी पूरी करेंगे सेंधा नमक से, काले नमक से। कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे भरपूर केला खा के। फास्फोरस की कमी पूरी करेंगे अमरूद, गुआवा आदि आदि खा के। आयरन की कमी पूरी करेंगे अनार खा के, दालिम का रस पी के। ठीक है। और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए जो मदद करेगा, गाय का घी नाक में डाल के भी सोएं और घी में डाल के भी पिए।
सॉरी, दूध में डाल के भी पिए। और चूना कैल्शियम के लिए भरपूर है। और मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम एक चीज की पूर्ति कर लीजिए, बाकी वो अपने आप सब कर लेता है। कैल्शियम जैसे ही बढ़ता है वो आयरन को बढ़ा लेगा, फास्फोरस को बढ़ा लेगा, सोडियम को बढ़ा लेगा, उसकी अपनी कैपेसिटी है। इसलिए कैल्शियम की चिंता थोड़ी ज्यादा है, कैल्शियम की चिंता थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो केले भी 4 टाइप्स है, छोटे आते हैं। देखिए, जितना छोटा केला उतना कैल्शियम से बड़ा, माने भगवान ने जितनी छोटी चीजें बनाई है वो सब ज्यादा अच्छी हैं बड़ी चीजों की तुलना है। हाँ, यस। आप कभी बाजार में जाओ, आंवला रखा है खूब बड़ा बड़ा और छोटा छोटा पहले ले। बाजार में गए, बैंगन रखा है एक बड़ा एक छोटा, छोटा पहले ले। बाजार में गए, केला छोटा है पहले ले लो। आप बाजार में गए, करेला है, करेला एक बड़ा भी है और एक छोटा भी है, छोटा पहले ले। हर छोटी चीज गुणों से भरपूर है। नहीं, अलग जाति के वो चारों जाति, जिसमें साइज छोटा होगा कैल्शियम ज्यादा होगा, सीधी सी बात। साइज जितना बड़ा कैल्शियम उतना। हर चीज के लिए ये नियम लागू। छोटी चीज सबसे अच्छी, और ध्यान रखना है चमकती हुई चीज सबसे खराब। चमकाने के लिए जो केमिकल लगाए गए हैं उनको छोड़ो। हाँ, एक तीसरी चीज, एक बहन जी ने कल मुझे पूछा था, मैं भूल गया उनका नाम। उन्होंने कहा था थोड़ा रंगों के बारे में भी बता देना, तो मैं अभी आपने पूछा था तो अभी ये याद आ गई तो बता रहा हूं। भगवान की बनाई हुई चीजों में, प्रकृति की बनाई हुई चीजों में रंग जितना गहरा होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अब जैसे बैंगन है, बैंगन के बारे में मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। बैंगन है भगवान का बनाया हुआ, नीले रंग का है ना। नीले रंग का बैंगन जितना नीला ज्यादा होगा क्वालिटी उतनी अच्छी। जामुन है, जामुन जामुन जितना नीले रंग का होगा उतनी अच्छी क्वालिटी। भगवान का बना, ऊपर से रंग नहीं लगा। केला, संतरा, मौसम्बी, अमरूद, आम, रंग जितना गहरा होता जाएगा क्वालिटी बढ़ती है। तो आप सबसे अच्छा रंग कौन सा? सबसे अच्छा रंग नीला। वो तो विज्ञान में आपने पढ़ा ना, विप्योर। वायलेट सबसे पहले है ना, उसी हिसाब से वायलेट सबसे अच्छा। फिर उसके आगे ध्यान रखिए, विप्योर लिख लीजिए, VIB। ये तो सब 7वीं कक्षा में है, अपने घर के छोटे भाई बहनों से भी पूछ सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना है कि विप्योर में जो रंग सबसे पहले है क्वालिटी उसमें सबसे ऊंची है। मैंने इसका अपने जीवन में 12 साल करके देखा है कि नीली रंग की वस्तुएं जितनी ज्यादा मैं किसी को खाने के लिए बोला, उतनी ही जल्दी उसकी सभी बीमारियां ठीक हुई बिना दवा के। डायबिटीज सबसे जल्दी ठीक हुई, हाइपरटेंशन माने हाई ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट, सभी चीजें ठीक हुई। तब से मेरे ध्यान में आया कि नीले रंग की चीजें सबसे अच्छी। उसके बाद इंडिगो, इंडिगो समझते हैं, आसमानी, नीला, आसमानी, इस तरह से आगे आगे बढ़ेंगे। और विप्योर में लाल सबसे अंत में है, रेड सबसे खराब। हाँ, आपके लिए सबसे खराब। अमेरिका यूरोप वालों के लिए एप्पल बहुत अच्छा, आपके लिए उतना अच्छा नहीं, क्योंकि ये तासीर और वातावरण के प्रतिकूल है। चेन्नई में एप्पल हो सकता है नहीं, तो चेन्नई के लिए अनुकूल नहीं। हिमाचल वाले खाएं, जम्मू कश्मीर वाले खाएं, उनके लिए अनुकूल है, क्योंकि ठंडे का फल है, आप ठंड में नहीं रहते। आपके यहाँ जो ज्यादा हो सकता है वो आपको खाना। केला बहुत होता है, खूब पेट भर के खाओ, लेकिन सेब पेट भर के खाओगे तो तकलीफ करेगा। सेब उनको खाना है जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में रहते हैं, पेट भर के खाएं। वातावरण का, पर्यावरण का, आबो हवा का, स्थान का सबसे महत्व है भारत की हर चिकित्सा पद्धति में। जो नजदीक में होता है सबसे ज्यादा होता है, उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। रंग के हिसाब से बता दिया, लाल टमाटर भी आपके अगर नजदीक हो रहा है तो ठीक है, दूर कहीं से आ रहा है तो वो आपके लिए अनुकूल नहीं बैठेगा। बेंगलोर से आता है, चेन्नई में होता है तो खा लो। अब इसमें अंत में आता है फिर क्या करें, साधु हो जाए क्या, सन्यासी हो जाए तो अच्छा ही है।
सादगी जी का परिवार बड़ा हो जाएगा। और मेरा तो ये कहना है, शरीर से ना हो, वस्त्र से ना हो, मन से तो हो ही जाए। इतनी तैयारी रखें कि सब कुछ हमने छोड़ा हुआ है, जब जरूरत पड़ी उठ के चल देंगे। अगर उस स्थिति में आप हैं तब तो बहुत ही अद्भुत है। आसमानी में क्या चीज है? आसमानी में क्या है? आसमानी ब्लू के बाद आता, वॉयलेट के बाद, सॉरी वॉयलेट माने बी। जामुन वायलेट भी तो है। हाँ, जामुन वॉयलेट है, लेकिन नीला भी आता है। नीला जामुन भी आता है और नीला बैंगन भी आता है। नीले बहुत तरह के फूल भी आते हैं, नीले कई तरह के फल भी हैं। नीला सबसे अच्छा होगा, उसके बाद इंडिगो होगा, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा। वॉयलेट है VIV, विब्योर GYOR। तो एक एक ऑरेंज कलर आएगा, रेड कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा, ये पीछे वाले हैं। रेड सबसे अंत में है, ध्यान इसको इतना ही रखना है। भगवान ने ये जो प्रकृति में इंद्रधनुष बनाया, उसमें जो सबसे पहला रंग है वो सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर और थोड़ा कम, तीसरे नंबर पर और थोड़ा कम, चौथे नंबर पे और थोड़ा कम, पांचवें नंबर, इस तरह से रेड सबसे कम।